हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम अभिषेक और आज हम करने वाले हैं अपने हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का पार्ट 3, है ना, जिसमें हम देखने वाले हैं अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स। सो प्रीवियस लेक्चर हमने देख लिया था अबाउट ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, है ना, कैसे सोशल डिफरेंसेस को पता करके ट्रैक किया जाता है, कैसे हिस्टोरियंस या फिर आर्कोलॉजिस्ट बरियल्स का यूज़ कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, उनसे डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, कैसे उन्होंने लग्जरीज़ को डिफाइन किया कि जो ऑब्जेक्ट्स या तो ईजिली अवेलेबल हैं या फिर ऐसे रॉ मटेरियल से बन रहे हैं जो ईजिली मिल रहे हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स रहे होंगे जो सबके पास रहते होंगे। और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो या तो कह सकते हो डिफ़िकल्ट है बनाने में और जिनके रॉ मटेरियल्स भी हैं वो इतने ज़्यादा ईजिली अवेलेबल नहीं होते, तो उनको उन्होंने लग्जरीज में वो किया, क्लासीफाई किया। उसके बाद हमने देखा अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था, कहाँ होता था, किन जगहों पे होता था और उसका रिकन्स्ट्रक्शन कैसे हुआ। देन स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल्स सब कंटिनेंट एंड बियॉन्ड। इन लोग अब जो क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेके आते थे, हमने उस पर देखा कि इन लोग इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं। लाइक उन्होंने बहुत जगह पे अपने इस्टेब्लिशमेंट्स लगा के रखे हैं, लाइक लोथल हो गया, नागेश्वर बालाकोट हो गया, है ना। और बहुत जगह लोग एक्सपेडिशंस भेजते थे, जैसे राजस्थान में खेतरी रीजन हो गया, एक हो गया अपना साउथ इंडिया में जहाँ पे लोग गोल्ड गोल्ड लेके आ रहे हैं जहाँ से। देन दूसरा टॉपिक इसमें था कॉन्टैक्ट्स द डिस्टेंट लैंड। इसमें हमने देखा था अबाउट द ओमानी कॉपर। ओमानी कॉपर के अलावा इस पर देखा था हमने मेसोपोटामियन टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। देन अब हमें देखना है अबाउट द सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, है ना, उनकी सील्स और सीलिंग्स से क्या मतलब है, कैसी यूज़ होती थी। देन अबाउट देयर स्क्रिप्ट, देन अबाउट देयर वेट्स, है ना, इनका यूज़ क्या था। देन विल लुक एट देयर एंशिएंट अथॉरिटी, है ना, उनकी एंशिएंट अथॉरिटी थी कि नहीं थी। हमें कुछ पैलेसेस मिल रहे हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स मिल रही हैं जिनको हम पैलेसेस कह सकते हैं, कुछ ऐसे स्टैचूज़ मिल रहे हैं जिनको हम लोग किंग्स कह सकते हैं। अब इस चीज़ में डाउट इसलिए आता है कि कोई एंशिएंट अथॉरिटी रही ही होगी बिकॉज ऑफ देयर यूनिफॉर्मिटी, है ना। तो इतने बड़े हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो भी उस टाइम पे जब इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशनल कनेक्टिविटी है नहीं, पूरे रीजन में एक हमें कह सकते हो यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है और अच्छे लेवल की यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है इन देयर ब्रिक्स, इन देयर आर्टिफैक्ट्स, इन देयर कल्चर, ठीक है, इन देयर सेटलमेंट्स। सो मोस्ट प्रोबेबली कोई एक एंशिएंट अथॉरिटी रही होगी जो इनको रेगुलेट कर रही है। सो हमें उसके बारे में देखना है। देन विल लुक एट द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई, कैसे ये इनिशियली स्टार्ट होती है। अर्ली हड़प्पन कल्चर कैसे स्टार्ट होता है, जहाँ पे कुछ हंटिंग एंड गैदरिंग और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करने वाली सोसाइटीज़ एक जगह पे सेटल होती हैं, देन धीरे धीरे उनका एक कल्चर ग्रो होता है। देन द रीच टू द पीरियड ऑफ मेच्योर हड़प्पन जो कि है मोस्ट अर्बनाइज्ड फेस्ट। देन हमें देखना है उनका डिक्लाइन, ठीक है। नाउ डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब थोड़ा मॉडर्न इंडिया पे अगर आ जाए हम लोग, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड की बात हो रही है। सो उसमें ये रिकन्स्ट्रक्शन कैसे हुआ पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसमें इसमें वी विल लुक अबाउट द कनिंगम्स कन्फ्यूजन। कनिंगम कौन था, इसकी क्या कन्फ्यूजन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर। नाउ द न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई एंड द न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन। अब कुछ नई टेक्निक्स भी धीरे धीरे टाइम के साथ मॉडर्न टेक्निक्स भी आती गई जिससे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती गई, निकाली गई, है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर पास्ट। देन जो हमें, क्योंकि हमें इनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड तो है नहीं, तो इनके ज़्यादातर जो हमें आर्टिफैक्ट्स और कह सकते हो स्कल्पचर्स मिलते हैं उनसे हम इनका रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक कोई ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, है ना। फॉर एग्जांपल कह सकते हो एक कोई ऑब्जेक्ट मिल गया जो कि एक टेराकोटा टॉय है ऑफ अ बुल, ठीक है। तो इससे ये भी इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि लोग बुल का एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे या तो ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते थे, या फिर ये सिर्फ एक टॉय था खेलने के लिए इसका किसी में यूज़ नहीं किया जाता था, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती थी। देन क्लासीफाइंग द फाइंड्स। अब बहुत सी फाइंड्स मिल रही हैं हमें, उसको पहले क्लासीफाई किया जाता है कि उसका मटेरियल क्या है, क्ले, स्टोन या फिर मेटल है, कॉपर है, क्या है, ब्रॉन्ज है। देन उसके उस यूजेस डिफाइन करते थे, उसके फंक्शंस, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती थी, उसको हमें देखना है ना। सो अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, वन सेकेंड। ओके, seals, scripts and weights, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला टॉपिक था हमारा अबाउट, वन सेकेंड, हाँ,
अबाउट सील्स एंड सीलिंग्स। ठीक है। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ये लोग एक सील का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। अब ये लोग सील का इस्तेमाल, सील तो सबको पता होती है क्या होता है ना, कि लाइक एक कह सकते हो एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें रेक्टेंगुलर फिर किसी भी शेप का, इसमें यहाँ पे कोई शेप बना रहता है, कुछ भी बना हुआ है, और इसको एक एरिया पे प्रेस किया जाता है जिससे उसका इम्प्रिंट उस पेपर या फिर उस ऑब्जेक्ट पे आ जाता है। ठीक है। तो ये सील थी जो हड़प्पन यूज़ करते थे। सो सील्स का जो जनरली यूज़ होता था, वन सेकेंड, हाँ, जो सील्स का जनरली यूज़ होता था वो होता था टू फैसिलिटेट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब ये कैसे होता था? अब फॉर एग्जांपल कोई कह सकते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा है कुछ ऐसा कि ये पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में यहाँ जो एरियाज़ हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के, यहाँ से कोई चीज़ जा रही है दूर, है ना। और दूर जा रही है कैसे? कोई एक ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल तो है नहीं, है ना, कुछ लोग यहाँ से लेके जाएंगे उसको वहाँ पे। तो जो रिसीवर रहेगा, वन सेकेंड, हाँ, जो रिसीवर रहेगा उसको कैसे मालूम कि ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है? इसके लिए ये लोग जो क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, ये लोग एक चीज़ यूज़ करते थे कि जिस जिस थैले या फिर किसी भी बैग में जिसमें ये लोग पैक करते थे, किसी बॉक्स में जिसमें ये लोग पैक करते थे अपना मटेरियल, उसके ओपनिंग पे एक वेट, फॉर एग्जांपल ये कोई, वन सेकेंड, ऐसे समझ लो ये कोई बॉक्स है, ये इसकी ओपनिंग और ये ऐसे खुलता है, तो इनकी ओपनिंग पे वेट क्ले लगा देते थे, है ना। यहाँ पे वेट क्ले लगा देंगे और उस पर वो सील लगा देंगे और वो सूखने के बाद एकदम सॉलिड हो जाती थी वहाँ पे। सो इफ़ ये सेम सील और वेट क्ले जो सील का इम्प्रिंट था वो रिसीवर के पास पहुँच रहा है बिना किसी डैमेज के, है ना, इसमें कोई डैमेज नहीं हुई है, तो रिसीवर समझ जाता था कि हाँ प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मुझे मिला है। ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए जो सील्स एंड सीलिंग्स है उसका यूज़ होता था। ठीक है। देन सील्स और सीलिंग्स में सिर्फ इतनी चीज़ है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच वाज अबाउट द स्क्रिप्ट। ठीक है, थोड़ा उनके स्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। ओके। सो हड़प्पन्स के पास एक एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट थी। एनिग्मेटिक मतलब कह सकते हो मिस्टीरियस, जो कि डिफाइन अभी मतलब डिसाइफर की नहीं गई है। ठीक है, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। अब इनके स्क्रिप्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हमें क्या है ना, जैसे सील, जैसे हमें सील की बात की मैंने, तो सील में सिर्फ इम्प्रिंट्स नहीं रहते थे, बहुत बार सील्स में एक लाइन लिखी रहती थी, उसमें कुछ सिंबल्स रहते थे, फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा लाइंस भी हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ये नेम रहते होंगे सेंडर के या फिर रिसीवर के, मोस्ट प्रोबेबली सेंडर के ही रहते होंगे। ठीक है। और शायद तक जो इमेज है वो इसलिए बनाई जाती हो जिससे जो इलिटरेट लोग हैं वो उस ऑब्जेक्ट को समझ सकें। ठीक है। तो हमें राइटिंग्स तो मिलती है, तो इससे एक कंफर्म होता है कि हड़प्पन्स के पास कोई एक स्क्रिप्ट थी कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। अब इनका हमें जो देखो, अब इनका जो इंस्क्रिप्शन हमें लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन मिलता है, एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं इनके बारे में, बट इनका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो लॉन्गेस्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। उसमें केवल 26 साइंस थे, ओनली 26 साइंस। और एक चीज़ हमें और मालूम है लगती है इनके स्क्रिप्ट के बारे में, कि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो नॉन अल्फ़ाबेटिकल है, नॉन अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है। नॉन अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि एक जो साइन है उससे उसके मतलब कह सकते हो कि कोई एक साउंड की आवाज़ निकाल रहा है, वो एक तरह से उसकी एक अलग मीनिंग हो सकती है उस साइन की। ठीक है। और इनके पास बहुत सारे साइंस थे, दे हैड टू मैनी साइंस, है ना, जिसकी नंबर में अगर वैल्यू देखें तो दे वर अबाउट 375 to 400। ठीक है। और एक चीज़ और, ये जब लिखते थे तो ये लोग राइट से लेफ़्ट की ओर लिखते थे। ठीक है, राइट से लेफ़्ट जाते थे लिखते लिखते,
मोस्ट प्रोबेबली इसलिए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब पत्थर से जब कोई चीज़ पत्थर पे लिखी जा रही है, फिर किसी चीज़ पे भी लिखी जा रही है, और उसको कह सकते हो तुम कि एक तरह से वैसा किया जा रहा है जिसको पत्थर से ठोक के लिखा जा रहा है ना। तो बहुत बार हर जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे पत्थरों से लिखा जा रहा है ठोक के, तो वो यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे ख़त्म होता है। और इसका एविडेंस हमें ऐसे मिलता है कि बहुत बार राइटर जब कुछ लिख रहा होगा तो उसने यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी और यहाँ पे अच्छे स्पेसेस में लिखी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसने हर चीज़ बहुत कंसंट्रेट कर दी। और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वहाँ से लिखना स्टार्ट किया होगा, बट एंड में आते आते स्पेस कम पड़ने की वजह से पूरी लाइन एक जगह पे एडजस्ट करने के लिए उसने एकदम सबको पास पास लिख दिया। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि हड़प्पन्स राइट से लेफ्ट लिखा करते थे। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट ये है कि हमें इनकी राइटिंग्स बहुत जगहों पे देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल सील्स, मेटल्स हो गए लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, बहुत से टूल्स, स्टोन्स एट्सेट्रा, बोन रॉड्स हो गए, जेवलरीज हो गई, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें इनका एक एंशियंट साइन बोर्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है, एंशियंट साइन बोर्ड मतलब समझ रहे हो, उस टाइम पीरियड में एक साइन बोर्ड तक का यूज़ करते थे हड़प्पन्स। ठीक है, तो सो दे वर वेरी डेवलप्ड ना। अब हमने देखा कि सील्स जो थी वो यूज़ होती थी ट्रेडिंग में, तो अब थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में देख लेते हैं। ट्रेडिंग क्या था, कैसे होती थी। ठीक है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, और दूसरे के पास कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी, और उस टाइम पर हमें मालूम है बार्टर सिस्टम चलता था, राइट। सो बार्टर सिस्टम चल रहा है। अब इसका प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है और इसके प्रोडक्ट की वैल्यू, क्या दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है, ये कैसे पता लगेगा हमें। ये पता लगेगा जब हम इन्हें वेट करेंगे। अब कोई भी सामान कोई इंसान लेगा तो उसको नाप तोल के तो लेगा, है ना। तो उसके लिए हड़प्पन्स वेट्स का यूज़ करते थे, है ना, वेटिंग स्टोन्स का यूज़ करते थे। तो अब थोड़ा वेट्स के बारे में देखें, तो जो इनके वेट्स हुआ करते थे, दे वर मेड फ्रॉम अ स्टोन कॉल्ड शर्ट स्टोन से बनते थे। ठीक है, वन सेकेंड, हाँ। तो शर्ट स्टोन से बनते थे और ये दो टाइप के थे, जो इसी में, वन सेकेंड, हाँ, जो इसी में लोअर डिनोमिनेशंस के हुआ करते थे। तो लोअर डिनोमिनेशन वाले जनरली बाइनरी रहते थे, बाइनरी लाइक 2, 4, 8, 16 ऐसे। और एक हो गए लोअर से ज़्यादा, हायर डिनोमिनेशन। इसमें यूज़ होता था डेसिमल सिस्टम। ठीक है। सो वेट्स वर ऑफ टू टाइप्स, एक हो गए लोअर डिनोमिनेशन के, एक हो गया हायर डिनोमिनेशन के। अब ज़्यादातर जो है ना, जैसे अगर किसी को ज्वेलरीज खरीदनी है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरीज खरीदनी है, सो ज्वेलरीज का जो होता था वेट यूज़, उसमें जनरली ज्वेलरीज के लिए स्मॉलर वेट्स यूज़ होते थे, है ना। स्मॉलर वेट्स वर यूज फॉर ज्वेलरीज एंड बीट्स एज वेल। ठीक है, तो वेट्स के बारे में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं खास। मेन इसमें याद रखने लायक बस ये पॉइंट है कि वेट्स वर मेड फ्रॉम स्टोन कॉल्ड शर्ट। यही पूछता है पूरे CVT में इस टॉपिक से, वेट से। सील से कुछ ऐसा खास पूछता नहीं, हाँ स्क्रिप्ट से पूछता है, लाइक अबाउट द साइंस, 26 साइंस में इनके पास ये पूछता है। और 26 साइंस का लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन है। और एक ये पूछता है कि साइंस कितने थे, 375 to 400। सील से उतना कुछ खास है नहीं, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बस सफिशियंट, इतना ही आता है इससे। तो ना, अब थोड़ा चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा अबाउट एन एंशियंट अथॉरिटी। एंशियंट
अथॉरिटी। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया अभी कि ये पूरी सिविलाइजेशन जो ऐसे पूरी फैली हुई है जम्मू तक, ये पूरे सिविलाइजेशन में हमें एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। सो यूनिफॉर्मिटी आने के पीछे कोई रीज़न रहा होगा, और ज़्यादातर लोग यही गेस करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आने के पीछे एक ही रीज़न रहा होगा कि कोई एक अथॉरिटी, कोई एक रूलर इन्हें रूल करता होगा और ये उसका किंगडम रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब देखो, जैसे अब कोई यूनिफॉर्मिटी के एग्जांपल्स मांग ले अगर, तो क्या बताओगे, है ना। यूनिफॉर्मिटी ऐसे कैसे डिराइव कर सकते हो? सो यूनिफॉर्मिटी ऐसे डिराइव होगी कि इफ़ वी लुक एट देयर ब्रिक्स, उनके ब्रिक्स देखने पे, उनके आर्टिफैक्ट्स देखने पे, आर्टिफैक्ट्स हो गए, उनकी पॉटरी हो गई, इनके सील्स हो गई, इनकी वेट्स हो गए, इन सब में एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसीलिए ज़्यादातर हिस्टोरियंस ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कोई एक रूलर रहा होगा, कोई एक अथॉरिटी रही होगी। ओके, अब थोड़ा अगर और देखो इसके पीछे और क्या ऐसे सोर्सेस इस कारण इस ये हमें ये सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब रिकंस्ट्रक्शन किया गया है कि उनके स्क्रिप्ट से नहीं, उनके कह सकते हो तुम रिमेन्स को देख के, उनके सेटलमेंट के बारे में समझ के, तो हमें भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। तो यूनिफॉर्मिटी के पीछे और रीजंस क्या हो सकते हैं, मतलब रूलर अथॉरिटी के पीछे हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है कि उनके पास एक प्लान सेटलमेंट है। प्लान सेटलमेंट मतलब जिस सेटलमेंट को पहले प्लान किया जा रहा है प्रॉपर एक मैप पे, देन उसको सेटल किया जा रहा है। मतलब कोई अथॉरिटी बैठी हुई जो प्लान कर रही है कि यहाँ पे एक शहर बसाना है। इनके जो कह सकते हो तुम रॉ मटेरियल्स के सोर्सेस है जहाँ जहाँ पर उस रीजन में इनकी एक सेटलमेंट काम कर रही है। सो हो सकता है कि वो सेटलमेंट जानबूझ के बसाई गई हो उन स्किल्ड लेबर्स की, कि वो आप लोग वहाँ पे जाके काम करेंगे और वो रॉ मटेरियल्स हमें प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर उससे कह सकते हो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। एक चीज़ और, अब इनके हमें ब्रिक्स में तो यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, बट इतनी बड़ी सेटलमेंट में हर जगह ब्रिक्स के घर बने हुए हैं, ब्रिक्स हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। सो ब्रिक्स का प्रोडक्शन भी होता होगा कहीं पे। अब इनके प्रोडक्शन के लिए भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि लार्ज मोबिलाइजेशन होता था, मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर्स। सो मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर्स भी कौन करेगा, ऐसे लोग अपने से तो उठ के चले नहीं जाएंगे मजदूरी करने। मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर्स करने के लिए भी कोई अथॉरिटी उनके ऊपर होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें देख के हमें लगता है कि हाँ कोई एक एंशिएंट अथॉरिटी रही होगी। दूसरी चीज़ें क्या है, हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं अबाउट देयर पैलेसेस, लाइक कुछ ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, है ना। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस में कहीं ऐसा क्लियर तो हमें देख ऐसा आंसर तो प्रोवाइड नहीं करती हैं कि क्या वहाँ सच में पैलेसेस थे कि नहीं थे, बट बहुत सीरियस, फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो में एक लार्ज बिल्डिंग देखने को मिलती है ना। मोहनजोदारो में एक लार्ज बिल्डिंग देखने को मिलती है, जिसको बहुत से हिस्टोरियंस कहते हैं कि हो सकता है कि ये किसी किंग का पैलेस रहा हो। ठीक है, ऐसे ही एक स्टोन का स्टैचू मिलता है। वन सेकेंड, सो पहले हेडिंग कंप्लीट कर दूं, पैलेसेस एंड किंग्स। सो मोहनजोदारो में ये हो गया। देन एक स्टैचू देखने को मिल रहा है हमें प्रीस्ट किंग का, प्रीस्ट किंग का, जो कि अपने नी पे मतलब बैठा हुआ है और दोनों हाथ उसके उसके नी पे लगे हुए हैं। ठीक है, सो बहुत से आर्कोलॉजिकल जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि जो प्रीस्ट हैं ये मोस्ट प्रोबेबली इनके रूलर रहे हों। ठीक है, शायद तक इनके रूलर रहे हों, और मतलब और ये जो प्रीस्ट का उनको ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो प्रीस्ट का कंसेप्ट है
ये उनके जो आर्कियोलॉजिस्ट उस टाइम के, उनके लिए एक फेमिलियर सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। वहाँ पे भी उन्होंने प्रीस्ट किंग का कंसेप्ट देखा हुआ था, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली ये प्रीस्ट रहे हों जो इनके किंग हैं। ठीक है, और चीज़ें क्या देखने को मिल रही हैं हमें, इनके रिचुअल प्रैक्टिसेस। अब रिचुअल प्रैक्टिस के बारे में हमें उतना आइडिया है ही नहीं, वो तो ऐसा होता है कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको रिचुअल में डाल देते हैं, तो इसीलिए प्रीस्ट के होने पे भी डाउट आता है, राइट। तो इसमें मतलब हमें अभी हमारे पास कोई क्लियर आंसर नहीं है कि क्या सच में वहाँ पैलेसेस थे, क्या ऐसा वहाँ पे कोई किंग या फिर रूलर होता था। मतलब अंदाज़ा तो लगाया जा रहा है कि हाँ, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन पे इतनी यूनिफॉर्मिटी होने के बाद इफ़ कोई रूलर नहीं है तो ये बहुत, मैं एक तरह से कह सकते हो कि उस टाइम पर इतनी कोई आसान बात नहीं है ना, कोई प्रोबेबिलिटी वाली बात नहीं कि सब कंडीशंस फिक्स बैठ के और ऐसा एक रिजल्ट देखने को मिल गया, राइट। सो लेकिन उसके हमें उतने एविडेंसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो एक डायलेमा टाइप का रहता है। अब इस पे ये जो पूरे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं ना, इस डायलेमा में हमें मालूम है कि आर्कियोलॉजिस्ट भी फंसे होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट क्या कह रहा है वो भी डिफ़र करेगा, है ना, सब अपने थिंकिंग अकॉर्डिंग आंसर्स देंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट का पीओवी अगर हम लोग देखें, पॉइंट ऑफ व्यू, तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे कि यहाँ पे कोई रूलर ही नहीं था, नो रूलर्स, और सबके पास इक्वल स्टेटस था, इक्वल स्टेटस फॉर ऑल। अब इसमें भी कुछ कहते थे कि देयर वॉज नो सिंगल रूलर, सिंगल रूलर नहीं थे, एक से ज़्यादा रूलर थे, देयर वर वेरियस रूलर्स। ठीक है, देन और पॉइंट ऑफ व्यूज देखें तो कुछ कहते हैं नहीं, वहाँ पे एक सिंगल रूलर ही रहा होगा जो पूरी जगह पे रूल करता था। सिंगल रूलर किस लिए, बिकॉज ऑफ देयर यूनिफॉर्मिटी, सिंगल रूलर का एक सिंगल स्टेट रहा होगा। देन बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि क्या वहाँ पे इफ़ ये सब नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह कोई व्यवस्था थी क्या, बट ये अभी हम गेस नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रूलर के हमें एविडेंसेस नहीं मिल रहे तो हम कंसेप्ट लगा डेमोक्रेटिक सिस्टम का, नो, इतना आसानी से हम नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ अभी भी डायलेमा में फंसी हुई है, बहुत से हिस्टोरियंस के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि वहाँ पे क्या होता था, कैसे होता था। देन हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा विच इज़ द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। वन सेकेंड, the end of the end of the civilization now। अब हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये सिविलाइजेशन जो कि 6000 to 7000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी वो एक राइज पे जाती है अपने, और 1900 के बाद से 1900 BCE के बाद से इस पर एक डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, और टाइम आते आते ख़त्म हो जाती है। तो इसके पीछे रीजंस क्या रहे होंगे, अब देखते हैं, इस पर भी देख लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं कि 1800 आते आते 1800 BCE आते आते ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स थी वो कह सकते हो तुम अबैंडन होने लगी, वहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा है। और इसके पीछे रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट अभी ऐसा कोई क्लियर रीज़न है नहीं हमारे पास। बट ऐसा देखने को मिलता है कि 1800 BCE आते आते बहुत से रीजन्स जो वहाँ पे थे, लाइक चोलिस्तान वाले रीजन हो गया, ये सब वहाँ से खाली होने लगे थे, वहाँ की डिपॉपुलेशन होने लगी थी। और इसी टाइम पे हमें देखने को मिलता है एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन टू सम न्यू सेटलमेंट। न्यू सेटलमेंट्स में हमें बहुत सी देखने को मिलती हैं इन रीजन्स ऑफ गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, है ना। सो कुछ
ऐसा हुआ था। वन सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया पाकिस्तान, और यहाँ पे ये हो गया अफ़गानिस्तान, ठीक। तो ये पूरे सिविलाइजेशन जो ऐसे बसी हुई है, वन सेकेंड, हाँ, अब ये लोग जो अभी नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, ये धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर जाएंगे। और हमें इसी टाइम पे, जब से हरप्पन सिटीज़ डिक्लाइन कर रही हैं, हमें एक एक्सपेंशन पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है इस रीजन में जहाँ पे है पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ठीक है। मतलब यहाँ के लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई पूरी और यहाँ पॉपुलेशन उठ रही है, यहाँ के लोग डेवलप हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, बट हमें कुछ मालूम नहीं अभी इसके बारे में। हाँ, ऑफकोर्स हम कुछ रीजंस गेस कर सकते हैं कि ये हड़प्पन साइट्स का डिपॉपुलेशन होने के रीजंस क्या हो सकते हैं। रीजंस इसके मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं कि या तो वहाँ पे हुआ है क्लाइमेट चेंज, या तो जो रिवर है वो ड्राई हो गई है, या तो उसने अपना जो रूट है वो चेंज कर दिया है, क्योंकि रिवर्स अक्सर रूट चेंज करती रहती हैं, ठीक है। और एक रीज़न ये बताया जाता है कि वहाँ पे एक्सेसिव फ्लड्स आए, जिससे वहाँ की पूरी पॉपुलेशन तबाह हो गई और वहाँ की सेटलमेंट्स तबाह हो गई, लोग वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और रहने लगे। या फिर एक रीज़न ये है कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, इसीलिए उस जगह रहने लायक नहीं बची, वहाँ गर्मी बहुत होने लगी, क्योंकि वहाँ पानी कमी तो पहले से ही थी, रेनफॉल उतनी हो नहीं रही है, सेमी एरिड रीजन है, इंडस नदी पे वो लोग कह सकते हो फीड करते थे। बट क्लाइमेट चेंज के कारण हो सकता है इंडस नदी पे कुछ दिक्कत आई, उसने अपना रूट चेंज कर लिया, फिर फ्लड्स आए हों, कुछ भी हुआ हो, उसी कारण उन्होंने वहाँ से हटने का फैसला लिया। देन एक रीज़न ये हो सकता है कि देयर वॉज एन ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप। लैंडस्केप का ओवर यूज़ हो गया, मतलब ऐसा होता है ना कि लाइक कोई सॉइल है, इस पर लिमिटेड ही एग्रीकल्चर हो सकता है एक टाइम तक, उसके बाद या तो इसमें फर्टिलाइज़र डाल दो जिससे इसकी फर्टिलिटी आ जाए, या फिर इसको फैलो छोड़ दो, तब जाके इसकी फर्टिलिटी आ जाएगी। सो इसकी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा उस पर काम नहीं कर सकते हो लगातार, है ना। सो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसा ही हुआ है कि लैंडस्केप का ओवर यूज़ हो चुका है। अब इसमें से एक से ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं वो ट्रू हो सकते हैं, बट एक्चुअल चैलेंज क्या है ये किसी को नहीं पता। हाँ, एक ज़रूर थ्योरी और भी होती है, बहुत कंट्रोवर्शियल थ्योरी है ये, ऑफ आर्यन इन्वेजन। कुछ लोगों का मानना है कि ओके, ये जो रीजन है यहाँ पे ऊपर एक सेंट्रल एशियन रीजन से कुछ लोग आते हैं जो हैं आर्यंस, और ये आके यहाँ की पूरी सेटलमेंट को वाइप आउट कर देते हैं, ओके। और यहाँ से आगे जाके शिफ्ट होने लगते हैं, ये पंजाब हरियाणा है ना, और वेस्टर्न यूपी राजस्थान, इस एरिया पे शिफ्ट होने लगते हैं ये लोग आके। सो ये एक थ्योरी है आयरन इन्वेजन की थ्योरी, बट ये उतनी कुछ पॉपुलर थ्योरी आजकल नहीं है। बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर चुके हैं, इसके एविडेंसेस इसके अगेंस्ट में ही मिलना शुरू हो चुके हैं। सो ये कंट्रोवर्शियल थ्योरी, अभी इसके कोई मतलब कह सकते हो फिक्स नहीं है कि ऐसा ही कुछ हुआ है, राइट नाउ। सो थोड़ा हम और देखते हैं इसके बारे में। हाँ, सो 1800 BCE से हमने देखा कि हड़प्पन साइट्स में कुछ हमें डीपॉपुलेशन देखने को मिल रही है, वहाँ के लोग वहाँ कम होते जा रहे हैं। अभी हमें कैसे पता कि लोग कम होते जा रहे हैं, हम तो वहाँ पर रह नहीं रहे, है ना, कैसे मालूम चल रहा है। सो इसके भी कुछ रीज़न हमें कह सकते हो कि एविडेंसेस देखने को मिलते हैं।
एविडेंसेस लाइक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वन सेकेंड, हाँ, सो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे, उनका हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, या फिर एंड मत लिखो, डिक्लाइन लिख दो डायरेक्ट, सॉरी, उनका हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, जो वहाँ के हाउसेस की क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। ठीक है, वहाँ के हाउसेस की क्वालिटी जो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे अभी तक एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जिसमें वेल ड्रेनेज सिस्टम और वॉशरूम सिस्टम भी इंस्टॉल रहता था, उनकी क्वालिटी अब गिरती जा रही है। दूसरा, अब हमें कोई लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, इफ़ ये रूलर वाली जो थ्योरी वो सच निकली, कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उसके जो किंगडम था ये इकोनॉमिक डिक्लाइन पे चला गया है ना। जब इकोनॉमिक डिक्लाइन पे कोई किंगडम जाता है तो लगभग हर चीज़ में डिक्लाइन करता है, मिलिट्री पावर में, उसकी आर्किटेक्चरल पावर में, उसकी कल्चरल पावर में, राइट। सो ये सब हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये आइडिया मिलता है कि जो हड़प्पन साइट्स हैं वो 1800 के बाद से हमें वहाँ पे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स मिलना कम हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, हाउसेस की क्वालिटी गिरती रहती है, वापस से धीरे धीरे लोग जा रहे हैं कहाँ पे, बर्न्ट ब्रिक से वापस से मड ब्रिक के हाउसेस बनना शुरू हो रहे हैं, कच्ची ईंटों के, या फिर कच्चे घर बन रहे हैं, मिट्टी के घर बन रहे हैं, है ना। सेकंड अर्बनाइजेशन की फेज़ फिर ऋग्वेद पीरियड आएगा, फिर लेटर वैदिक पीरियड आएगा, उसके बाद से स्टार्ट होती है। लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इन सब से पता लग रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने डिक्लाइन पे जा रही है, और इसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं इनका लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, या फिर इसी को सक्सेसर कल्चर्स भी कह देते हैं। इस डायग्राम को लगे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी को सक्सेसिव कल्चर्स भी कह देते हैं। ओके, अब हमने रीज़न भी देख लिया, अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। हाँ, 1 सेकेंड, उधर ही चलते हैं, ऊपर ही चलते हैं। हाँ, जैसा कि हमने बताया था कि मे बी जो उनका किंगडम था या तो उनका जो रूलर था उस पर कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। तो फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रांग रूलर रहा होगा जो होल्ड करके रख रहा था पूरे, कह सकते हो कि किंगडम को, वो एक्सपायर हो गया, फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, राइट। सो इनकी जो अथॉरिटी थी हो सकता है कि वो अथॉरिटी ही ख़त्म हो गई हो, किंगडम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो कि वो वहाँ के किंगडम, कह सकते हो कि वो जो रूलर था वो रूल कर ही नहीं पाया, या फिर किसी कारण उसकी डेथ हो गई और उसके बाद कोई रूलर बचा ही नहीं, है ना, तो कोई ऑर्गेनाइज करने वाला ही नहीं बचा। ये हो सकता है। इसके रीजंस मतलब एविडेंसेस हमें ऐसे मिलते हैं कि हमें अब सील्स देखने को नहीं मिल रही हैं जो कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूनिफॉर्म थी। ऊपर से अब ये लोग स्टैंडर्ड वेटिंग सिस्टम जो ये लोग यूज़ करते थे, बाइनरी एंड डेसिमल, ये इससे शिफ्ट हो रहे हैं टू द लोकल वेटिंग सिस्टम, मतलब यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो रही है। सो यूनिफॉर्मिटी ख़त्म होने का रीज़न ये हो सकता है कि इनकी यूनिफॉर्म रखने वाला फोर्स था वो ख़त्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो इस चीज़ से तो मालूम चलता है कि यूनिफॉर्मिटी गिर रही है इनकी। देन हमें इनकी स्क्रिप्ट्स मिलना बंद हो जाती हैं, इनकी जो बीट्स थी वो अब डिस्टिंक्टिव हड़प्पन बीट्स की तरह नहीं रहती हैं। ओके, और ऑफ कोर्स साइट्स, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे साइट्स का अबैंडनमेंट हुआ। ठीक है, इनसे ये मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो उनका यूनिफाइंग फोर्स रहा होगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 सेकेंड।
इनका यूनिफाइंग फोर्स वो ही ख़त्म हो गया। ठीक है ना। और इस चीज़ के बाद मैंने बताया था कि दूसरी बार जब हमें इनके वापस से सेकंड अर्बन, देखो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, हमने देखा है कि वो मेचो हड़प्पन पीरियड पूरा अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसके बाद इसका डिक्लाइन आता है ना, यहाँ के बाद इसका डिक्लाइन आएगा। देन हमें अगली बार जब ऐसे कोई अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है तो वो सीधे 1 मिलेनियम के बाद देखने को मिल रही है, लाइक फ्रॉम 600 BCE से, जब जनपद महाजनपद बन रहे हैं, है ना, तब देखने को मिल रही है। तो ये थे कुछ हमारे कह सकते हो फैक्ट्स अबाउट द एंशिएंट अथॉरिटी। ठीक है, एंशिएंट अथॉरिटी क्यों थी, उसके पीछे क्या रीजंस लगाए जा रहे हैं। देन इसका एंशिएंट अथॉरिटी के बाद पैलेसेस एंड किंग्स से क्या अब हमें एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं। देन अबाउट द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं, हमने कैसे आइडिया लगाया कि एंड हुआ है सिविलाइजेशन। इसके बाद सेटलमेंट्स कहाँ बढ़ रही हैं और कौन कौन सी थ्योरीज हैं। ओके, ये हमने देख लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा अबाउट डिस्कवरिंग ऑफ द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर डिस्कवरिंग द सिविलाइजेशन। ओके, 1 सेकेंड। डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में हमें पता कैसे लगा? ठीक, क्योंकि हिस्ट्री अब ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लैंड एरिया है जहाँ पुरानी कोई बहुत सेटलमेंट रही होगी। टाइम के साथ होता है क्या है, ये प्लेस ऑक्यूपाई हो जाता है, यहाँ के जो पुराना स्ट्रक्चर है वो डिटोरिएट होते रहते हैं, उस पर लोग अपने नए घर बनाते रहते हैं, और ये लैंड जो है कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई रह रहा है और इसमें पुरानी जो हिस्ट्री थी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो फिर भी इसका कैसे रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, इसको कैसे कह सकते हो, हमें इसके बारे में मालूम चला, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बारे में हमें देखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अबाउट द कनिंगम्स कन्फ्यूजन। कनिंगम्स कन्फ्यूजन, राइट। सो कनिंगम्स कन्फ्यूजन, कनिंगम में कन्फ्यूजन क्या थी, इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कनिंगम कौन था। सो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके जिसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, सो ये थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो सीवीटी में बार बार पूछे जाते हैं, राइट। सो इनका काम था इंडिया की हिस्ट्री लिखना, उसके बारे में पता करना। सो था क्या कि बाकी पूरी दुनिया को भी और ब्रिटिशर्स को भी लगता था कि इंडियन हिस्ट्री जो है, द इंडियन हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम 600 BCE। इसी पीरियड को कहा जाता है अर्ली हिस्टोरिक। तो इन्हें लगता था कि इंडिया की जो कह सकते हो हिस्ट्री है वो 600 BCE से इनिशियली स्टार्ट हुई, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन से, इंडिजिनस पॉपुलेशन से, जो कह सकते हो कल्चर वाली पॉपुलेशन, जब इनके कल्चर डेवलप हो रहा है। और इसको, इस पीरियड को अर्ली हिस्टोरिक कहते हैं, मतलब 600 BCE से 400 BC वाले पीरियड को अर्ली हिस्टोरिक कहा जाता है। ठीक है। नाउ एक सेकेंड, हाँ, इसको अर्ली हिस्टोरिक कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम को ये लगता था कि, बाकी पूरी दुनिया को ये लगता था कि 600 BCE से इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, राइट। और इनको ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि हमें मालूम है 600 BCE से महाजनपद ग्रो हो रहे हैं,
ठीक है, महाजनपद ग्रो हो रहे हैं और यही सेकंड सिविलाइजेशन आज तक कंटिन्यू चलती आ रही है। सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन पीरियड, है ना, कंटिन्यू चलता आ रहा है। इसलिए उनको लगता था कि यही यहीं से स्टार्ट हुआ है अपना इंडियन हिस्ट्री, राइट। सो अब जो हिस्टोरियंस थे और अलेक्जेंडर कनिंगम थे, इनके मन में एक चीज़ क्लियर है कि इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है 600 BCE के पीरियड से, ठीक है। तो इनको कोई भी एविडेंस, अगर कोई भी ऐसे कह सकते हो तुम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते थे, सो ही ट्राइड टू फिट इट इन द फ्रेमवर्क ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमें तो मालूम है कि इंडियन हिस्ट्री 600 BCE के पहले भी बहुत थी, हज़ारों सालों की, और इसके बाद से भी चलती आ रही है। सो ऐसा तो है नहीं कि लोग सिर्फ इसके बाद आना शुरू किए हैं, प्रॉपरली कल्चर डेवलप हुआ है, इसके पहले भी एक कल्चर डेवलप हो चुका है अपने यहाँ। सो इफ़ इन्हें कोई इनको ब्रिटिशर्स को या फिर अलेक्जेंडर कनिंगम को कोई अभी के रिमेन्स मिल रहे हैं होर्डिंग से या फिर कहीं से भी, सो उसको भी ट्राई कर रहा है फिट करने की इन 600 BCE पीरियड या फिर इसके बाद के पीरियड पे, कि जितने ही पुराने होंगे कि इससे तो पुराने नहीं होंगे। सो ऐसे ही इनको क्या होता है, एक बार हड़प्पन सील मिलती है। 1 सेकेंड, हाँ एक चीज़ और, इसके पहले एक चीज़ और जान लो कि ये अब हिस्ट्री जब लिखते हैं ना, तो हिस्ट्री लिखने के लिए सिर्फ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स पे वो नहीं रखते हैं, पूरा अपना डिपेंडेंस नहीं रखते हैं। हिस्ट्री राइटिंग के लिए, फॉर हिस्ट्री राइटिंग वेरियस सोर्सेस आई यूज्ड, है ना, लाइक पहले उसको 1 सेकेंड, हाँ पहले उसको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स देखेंगे उसके, देन ट्राई करेंगे कि कहीं वो टेक्स्ट के फॉर्म में मिल जाए, देन ट्राई करेंगे कि कहीं वो किसी और एरिया के टेक्स्ट के फॉर्म में मिल जाए या फिर उसकी कोई स्क्रिप्ट मिल जाए पता लगाने के लिए, या फिर उसको कोई कंटेम्प्रेरीज की कह सकते हो डिटेल्स मिल जाए, जिससे किसी एक जगह के बारे में पता लग जाए। सो रिमेन्स तो अलेक्जेंडर कनिंगम को मिल रहे थे, बट उसको कुछ टेक्स्ट भी मिलते थे जिसको यूज़ करता था इंडियन हिस्ट्री को कोराबोरेट करने के लिए, मतलब कि उसको कंफर्म करने के लिए, जो कि द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिम। ओके, तो इसको मिटा के थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। सो कनिंगम यूज्ड, 1 सेकेंड, Cunningham used the texts of the Chinese Buddhist pilgrims जैसे कि फाजियान एंड इन जनरल हुआनजांग, जो कि 4th से 7th सेंचुरी AD या फिर CE में इंडिया आए थे। सो जब अब कनिंगम को एक कह सकते हो तुम हड़प्पन सील मिल रही है, तो कनिंगम उसको ट्राई कर रहा है फिट करने की इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड विच इज़ द 600 BCE पीरियड, कि ये जो सील है इसमें जो डिस्क्रिप्शंस देखने को मिल रहे हैं, इसमें एक इमेज बनी हुई है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, ये देखने से हमें आइडिया मिलता है कि ये कुछ इस टाइम के पीरियड की रही होगी, है ना। ऐसे सोचते हैं ना लोग देख के कि फॉर एग्जांपल कोई एक हमें मूर्ति मिल रही है जिस पे जो सोने की मूर्ति है, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सोना किस पीरियड में रहा होगा, ये उसी पीरियड की मूर्ति रही होगी। बट हड़प्पन स्क्रिप्ट जब उसको हड़प्पन सील मिलती है, तो वो उसको ट्राई करता है फिट करने की इसमें, बट वो फिट हो ही नहीं रही थी। वो यूज़ करता है बहुत से चाइनीज़ पिलग्रिम्स की जो टेक्स्ट हैं उनको, बट उससे भी उसको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है इन जगहों का, है ना, तो वो कंफ्यूज रहता है। अलेक्जेंडर कनिंगम
was confused about the time period of the हड़प्पन सील। ठीक है, तो उसको उसके बारे में ज़्यादा मालूम था नहीं, वो कंफ्यूज रहता था ना। नेक्स्ट थोड़ा देखें अगर, वन सेकेंड, हाँ अगला था हमारा अबाउट अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, है ना। ये टॉपिक था जो हेडिंग में लिखा हुआ है। टॉपिक को हटा देते हैं, थोड़ा इससे ही कह सकते हैं क्रोनोलॉजी में चलते हैं। अब 1924 में होता क्या, देखो अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर इसको भी हटा दो। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जो एएसआई जनरल बनते हैं, है ना, एएसआई डायरेक्टर जनरल, वो बनते हैं सर जॉन मार्शल, है ना, जॉन मार्शल बनते हैं। अब जॉन मार्शल सर जो है वो थोड़ा कह सकते हो कि उनको आर्कियोलॉजी का थोड़ा आइडिया है, प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा हड़प्पन सील वगैरह को देख के थोड़ा रिसर्च करते हैं और ये दुनिया को अनाउंस करते हैं in 1924 that there was a ancient civilization, ancient urban civilization, which was the Indus Valley civilization. So 1924 में पूरी दुनिया को पता लग रहा है अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हेन जॉन मार्शल इज अनाउंसिंग कि हमें एक ओल्ड सिविलाइजेशन देखने को मिल रही है। तो हमारे पास जो अभी तक ओल्ड सिविलाइजेशंस थी, लाइक इजिप्ट सिविलाइजेशन, लाइक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, अब हमारे पास एक नई ओल्ड सिविलाइजेशन है विच इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज़ कंटेम्प्रेरी टू दो सिविलाइजेशंस। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक चीज़ पे और देख लेना, इस कहीं नोट ही कर लो चाहो तो। हड़प्पन, सबसे पहले हमें जिस जगह की सील मिलती है वो मिलती है हड़प्पन सील, हड़प्पा में, हमें मालूम है इसी के नाम है, फिर ये जगह मिलती है इसी के नाम है, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम पड़ता है हड़प्पन सील। और दूसरी सील मिलती है अगले ही साल उसके मोहनजोदारो में। तो हड़प्पन सील सबसे पहले मिलती है दयाराम साहनी को। ठीक है, स्टार्टिंग इनिशियल 20th सेंचुरी जब एक्सकवेट कर रहे थे वहाँ पे। और मोहनजोदारो में जो सील है वो मिलती है आर.डी. बैनर्जी को। सो ये बॉक्स याद रख लो, ये सीयूईटी में पूछ लेता है, इनकी डेट्स भी डेट लाइन पे देख लेंगे हम लोग। सो 1924 में जॉन मार्शल अनाउंस कर देते हैं और इसको देखते हुए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एस.एन. मुखर्जी अपनी एक बुक लिखते हैं, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, है ना, ये बुक का नाम ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इस पे लिखते हैं कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than that he had फाउंडर। ठीक है, तो एस.एन. मुखर्जी ऐसा लिखते हैं। अब एक चीज़ इसमें और जॉन मार्शल के बारे में ध्यान रखना कि ही वॉज एन प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, और ये अपना वर्किंग एक्सपीरियंस लेके आते हैं फ्रॉम 2 एरियाज विच वर ऑफ ग्रीस एंड सेकेंड वॉज वन फ्रॉम क्रीट, है ना, 2 कंट्रीज जहाँ पे पहली बार आर्कियोलॉजी कर चुके हैं और वहाँ से अपना वर्किंग एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। बट देन ऑल्सो ignored the stratigraphy of the region। ओके, इसके बाद उन्होंने स्ट्रेटियोग्राफी को इग्नोर कर दिया।
स्टेटोग्राफी क्या होती है? स्टेटोग्राफी एक तरह से कह सकते हो स्टडी होती है लेयर्स की। लाइक ऐसा होता है कि एक सॉइल है, इसके ऊपर फिर कोई लैंड नहीं है, इसके ऊपर एक टाइम के बाद लेयर्स डिपॉजिट होती रहती हैं। ऐसे डिपॉजिट हो रही है, ऐसे हो रही है, बहुत बार ऐसे हो रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो रही है। तो ये लेयर्स यूनिफॉर्म नहीं रहती हैं, कहीं ऊपर हो गई कहीं नीचे हो गई। तो इनके लिए प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है और उसके बाद लेयर्स के अकॉर्डिंग उस एरिया को निकालना पड़ता है, उस लेयर को निकालना पड़ता है, और उससे प्रोडक्ट्स जो है उसको देख के पता लगा जा सकता है कि हाँ ये लेयर इस टाइम पे डिपॉजिट हुई थी। सो जितने आर्टिफैक्ट्स हैं ये इस टाइम पीरियड के रहे होंगे, तो उन आर्टिफैक्ट्स के क्वालिटी को देख के पता लग जाता था कि उस टाइम पे जो रीजन था वो कितना डेवलप था। बट जॉन मार्शल ने किया ये कि उन्होंने स्टेटियोग्राफी इग्नोर करके सीधा हॉरिजॉन्टल लेयरिंग से सॉइल को डिग आउट कर लिया, है ना। तो अब उन्होंने सीधा हॉरिजॉन्टल मेथड लगाया, तो इतना जो पूरा रीजन है इसमें इतनी एक दो लेयर्स भी ओवरलैप कर रही हैं, इनके भी सारे आर्टिफैक्ट्स निकल आएंगे। सो अब बहुत सी चीज़ें मिक्स हो गई, तो अब आईडी लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि ये जो रीजन था उस टाइम पे कैसा रहा होगा, उसका कंटेक्स्ट नहीं मिलता है ना। इसीलिए बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई हमारी। अब इसका जो सुधार करते हैं वो करते हैं REM व्हीलर। REM व्हीलर होता क्या है? 1944 जॉन मार्शल से हटकर न्यू सॉरी हाँ न्यू DG ऑफ ASI बनते हैं REM व्हीलर। अब ये स्टेटियोग्राफी की टेक्निक को यूज़ करते हैं, है ना। और ये क्या थे, एक्स ब्रिगेडियर रह चुके हैं, है ना, लिख लो यहाँ पे एक्स ब्रिगेडियर। इसीलिए मिलिट्री प्रेसिशन लेके आते हैं इन आर्कियोलॉजी, ठीक है ना। अब 1940, अब देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। अब इतना तो समझ में आ गया हमें कि डिस्कवरी कैसे हुई सिविलाइजेशन की, है ना, पूरा हमने इस पे देख लिया। अब होता क्या है, 1947 में हमें मालूम है, 1947 में पार्टीशन हो रहा है, और पार्टीशन में अपना जो लैंड एरिया है पाकिस्तान का वो चला जाता है दूसरे देश में, राइट। यहाँ पे चला गया पाकिस्तान, और ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी साइट्स थी, मेजर साइट्स थी, मोहनजोदारो हो गई, हड़प्पा हो गई, और भी बड़ी साइट्स बालाकोट वगैरह, ये सब चली गई पाकिस्तान में। सो दिस फोर्स्ड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, इंडियन हिस्टोरियंस कि वो अब थोड़ा एक्सकवेशन करें और थोड़ा एफर्ट्स डालें सर्च करने के लिए कुछ साइट जो इंडियन साइट पे हो, है ना। तो इन्होंने फिर बहुत से साइट सर्च करना शुरू किया, और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी साइट्स नई खोज कर निकाली। इससे पता लगता है कि इंडियन साइट पे बहुत से सेटलमेंट्स बसे हुए थे। कालीबंगन, राखी गढ़ी, ढोलावीरा, है ना, ये सब कुछ साइट जो है वो बाद में डिस्कवर हुई, बहुत बाद में डिस्कवर हुई। सो द पार्टीशन फोर्स्ड इंडियन archaeologists to search for sites in the Indian part, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी साइट्स निकल के आती है, और इससे पता लगता है हमें कि बहुत सारी साइट्स हमारे पास पहले से थी इन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे बहुत सारी साइट्स थी जिसके बारे में हम अनअवेयर थे, जिसको बाद में डिस्कवर किया गया। लाइक कालीबंगन, लोथल, राखी गढ़ी, है ना, ढोलावीरा सबसे ज़्यादा रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है विच साइट हैज़ बिन रिसेंटली डिस्कवर्ड। अब 1947 के बाद जब इंडिया में बहुत सारी साइट्स डिस्कवर हो गई, अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वर्ल्ड हिस्टोरियंस कम्युनिटी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस एरिया पे। सो 1980s आते आते हमें एक इंटरनेशनल इंटरेस्ट दिख रहा है, ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसके कारण होता क्या है, बहुत सी फॉरेन टीम्स काम करती हैं मिल के विद इंडियन टीम या फिर इंडियन हिस्टोरियंस, यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स ओके टू फाइंड मोर अबाउट या फिर टू नो
मूव अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये पूरा पार्ट हो गया अपना द डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन, कि कैसे स्टार्टिंग होती है, कैसे फिर उसके बाद एंड तक आता है, वर्ल्ड कम्युनिटी कैसे फोकस जाता है, और लास्ट में क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ piecing together the past। ठीक है, सो अब ये लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर के, इसमें हम देखने वाले हैं कि जब हिस्टोरियंस या फिर आर्कियोलॉजिस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो उन्हें प्रॉब्लम्स क्या क्या आई। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट्स का कोई योगदान नहीं है, स्क्रिप्ट्स तो हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे। सो ज़्यादातर रिकंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो रिमेन्स एंड फाइंडिंग्स से हुआ है। सबसे पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को कोई भी रिमेन्स या फिर फाइंडिंग्स मिलती थी तो वो सब क्या करते थे, क्लासिफाई किया करते थे, उसको वो क्लासिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मटेरियल एंड सेकेंड उसके फंक्शन पे। मटेरियल के बेसिस पे मतलब कि वो किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है, क्या वो क्ले है या वो मेटल है या स्टोन है ना, किस चीज़ से बना हुआ है। फंक्शन से मतलब है यहाँ पे, ओके हाँ, फंक्शन से मतलब है यहाँ पे कि उसके यूटिलिटी क्या है ना। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, तो उसका फंक्शन यूज़ क्या वो एक तरह से टूल की तरह यूज़ होता था, क्या वो ऑर्नामेंट था या वो ज्वेलरी थी, है ना, क्या था, उसके बेसिस पे डिवाइड किया करते थे। ठीक है, और ज़्यादातर वो आइडिया इस तरह से लगाया करते थे, मतलब किसी भी चीज़ का फंक्शन जो है ना, 1 सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका आइडिया लगाते थे बाय लुकिंग देयर resemblances इन द प्रेजेंट, है ना। फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि एक इसमें सोर्स में रेफर, सोर्स हम आए कर लेंगे अलग से वीडियो में, उसमें एक तरह का पत्थर देखने को मिलता है और उसके लिए उसमें घिसने के लिए एक तरह की रॉड भी देखने को मिलती है, मतलब स्टोन की, है ना। इसको बोलते हैं सैडल क्वर्न। सो इसका आइडिया हिस्टोरियंस लगाते हैं आज के जो हमारे पास घरों में हुआ करते हैं मसाला वगैरह पीसने के लिए, कूटने के लिए, इस तरह पत्थर गोल गोल उसमें ठोकने के लिए सिलबट्टा टाइप का रहता है ना, इस तरह इसमें भी रहता है। उसका आइडिया लगाते हैं, उसका आइडिया लगाते हैं इस चीज़ में कि ये भी इसी चीज़ के लिए यूज़ होती होगी उस ज़माने में, है ना, मसाले वगैरह पीसने के लिए एंड ऑल, है ना। तो हिस्टोरियंस जनरली जो प्रेजेंट में जो आइटम यूज़ हो रहा है उससे रिसेंबल करके देखते हैं किसी ओल्ड आइटम्स को और आइडिया लगाते हैं कि हाँ इसका जो यूज़ प्रेजेंट में वही यूज़ पास्ट में भी रहा होगा। और दूसरा आइडिया लगाते हैं उनकी लोकेशन से, जहाँ पे वो मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट इनको मिला है ड्रेन में, या फिर कोई ऑब्जेक्ट इनको मिलता है ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ग्रेव है, या फिर ऐसी जगह पे मिल सकता है जहाँ पे कोई पब्लिक स्ट्रक्चर है, तो इससे लोग आइडिया लगाते हैं कि इसका यूज़ क्या रहा होगा। ग्रेव के पास है तो मोस्ट प्रोबेबली इसको किसी के मरने के बाद उसके साथ ग्रेव में दफनाते होंगे। ड्रेन में है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है बेकार मटेरियल यूज़ ना होता हो, फेंक देते हैं, या फिर ड्रेन में या तो ऐसा होता होगा कुछ कह सकते हो तो उनकी किचन या फिर वॉशरूम में यूज़ होता होगा, इसलिए ड्रेन में बह के निकल गया है, राइट। तो इससे आइडिया लगाते थे। नाउ हमें बहुत से इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी मिलते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ कॉटन, लाइक कॉटन। तो कॉटन के रिमेन्स हमें पता लगता है कि उनकी क्लॉथिंग क्या रही होगी,
वो कॉटन के बारे में अवेयर थे, मतलब वो लोग कॉटन क्लॉथ्स ही पहनते होंगे, है ना। कुछ साइड से हमें कॉटन मिलता है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हिस्टोरियंस को ये आइडिया, उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन किया उनके फंक्शंस का। अब फंक्शंस का रिकन्स्ट्रक्शन तो हुआ, बट होता क्या है ना कि जब भी किसी चीज़ का तुम रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। द प्रॉब्लम, वन सेकेंड, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई अकेला आदमी काम कर रहा है, एक ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, सब लोग किसी एक चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की कि उनको तुम क्लियरली बता ही नहीं सकते हो कि कहाँ यूज़ होते होंगे या फिर क्या फंक्शन रहता होगा, क्यों बनाए जाते होंगे, है ना। वहाँ पे वहाँ की जो फाइंड्स है वो भी हमें कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। जैसे देखो, अब बहुत बार होता था कि किसी हिस्टोरियन को ऐसी चीज़ें मिल गई, है ना, ऑब्जेक्ट। हमें तो मालूम, ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो ट्राई करते हैं किसी भी चीज़ का फंक्शन पता करने का, वो प्रेजेंट चीज़ से देख के पता करते हैं। अब या तो उन्हें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो अनफैमिलियर है, अनफैमिलियर या फिर कह सकते हो अनयूजुअल, तो उसको वो जनरली डाल देते थे इन द कैटेगरी ऑफ रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस या फिर रिचुअल यूजेस के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है इसका। और जैसे कौन कौन सी चीज़ों को डालते थे, उन्हें बहुत सी अनफैमिलियर चीज़ें मिलती हैं, लाइक देख लेते हैं, वन सेकेंड, हाँ, यहाँ देखते हैं। इन्हें मिलता है एक, कह सकते हो मदर गॉडेस का स्ट्रक्चर। अब वो मदर गॉडेस थी कि नहीं थी वो हमें नहीं पता, इसको नाम दिया गया मदर गॉडेस, क्योंकि स्कल्पचर मिलता है और फीमेल लेडी, है ना, और वो बहुत सी ज्वेलरीज वगैरह पहने हुई है, टेराकोटा फिगराइन वुमेन का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेराकोटा फिगरीन ऑफ अ वुमेन, इसको लोग मदर गॉडेस बुलाते हैं। सेकंड, हमें एक इंसान की, कह सकते हो, स्टैचू मिलता है जो कि अपने घुटनों पे बैठा हुआ है और दोनों हाथ उसके नी पे लगे हुए हैं, ठीक है, सीटेड ऑन नी, इसको बुलाते हैं प्रीस्ट किंग, जो कि हमें पहले बताया मैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से आइडिया लगे कि इसको प्रीस्ट बताया गया है, ठीक है। और नाउ हमें मिलता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ की हमें कोई आइडिया नहीं है, क्या एक पब्लिक स्विमिंग पूल था या फिर कुछ रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ करते थे, क्या था, कुछ आइडिया नहीं है। देन हमें कुछ फायर अल्टर्स मिलते हैं, फ्रॉम लोथल एंड फ्रॉम कालीबंगन। सो इन सब चीज़ों को वन सेकेंड, हाँ, इन सब चीज़ों को रिलीजियस पर्पसेस में कैटेगराइज कर दिया जाता है, जिसका हमें आइडिया ही नहीं है। अब जब रिलीजियस बिलीव्स का रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, वन सेकेंड, हाँ, रिलीजियस बिलीव्स, तब क्या होता है, हम लोग इसके लिए भी यूज़ करते हैं कुछ, कह सकते हो कि रिमेन्स ही, या फिर कुछ ऐसी इमेजेस जो हमें देखने को मिलती हैं, लाइक सील्स। सील्स हमें मालूम है मोटिव्स रहते थे, मोटिव्स ऑफ एनिमल्स एंड वेरियस अदर थिंग्स, इमेजेस रहती थी। तो बहुत से हमें मोटिव्स ऐसे मिलते हैं जिससे मालूम लगता है कि ये लोग कोई रिचुअल वर्शिप किया करते थे, ठीक है। हमें एक मिथिकल एनिमल देखने को मिलता है इनके सील्स में, जो कि वन हॉर्न रहता है, जिसको आज बुलाते हैं हम यूनिकॉर्न, ठीक है। देन हमें एक, कह सकते हो कि इंसान की सील देखने को मिले, सील में एक इमेज देखने को मिल रही है जिसमें एक आदमी है, वो एक योगिक पोजीशन में बैठा हुआ है, जिसका नाम है पशुपति सील। इस सील का नाम है पशुपति सील। वो इंसान कौन है उसका हमें आइडिया नहीं है,
और उसके चारों ओर जानवर बहुत से बने हुए हैं, है ना। पशुपति सील इसको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये रिसेम्बलेंस करते हैं एक तरह से शिव जी से, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटो शिवा, ठीक है। बट इसमें भी अब क्या कन्फ्यूजन आ गई, है ना। मैंने बताया ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती है इसमें, हमें रिमेन्स जो मिलते हैं वो ही कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें कन्फ्यूजन ये आया कि प्रोटो शिवा इसको कैसे बोल सकते हैं। अब देखो, अगर प्रोटो शिवा पे जाएं, मतलब शिवा का पहले वाला फॉर्म, मतलब एक तरह से जब शिवा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होगा तब के शिव जी रहे होंगे। तो अगर हम ऋग्वेदा देखते हैं, ऋग्वेद में शिव जी को रुद्र बताया गया है, ठीक है। और इनसे कहीं से भी एनिमल्स एसोसिएट नहीं किए गए हैं, एनिमल लवर कहीं नहीं बताया गया है। बट लेटर ऑन जब पुराने ट्रेडिशंस आते हैं, 1 सेकेंड, ओके, हाँ, जब पुरानिक ट्रेडिशंस आते हैं तो ये शिव जी एनिमल लवर हो जाते हैं, है ना। ऋग्वेद में इनका कोई बहुत बड़ा वो रोल नहीं है, नहीं। ये ऋग्वेद में जो मेजर डेटीज हैं वो है, कह सकते हो इंद्र, अग्नि, सोम, राइट। रुद्र का कोई उतना बड़ा कंसेप्ट है नहीं ऋग्वेद में। बट पुराने ट्रेडिशंस में शिव जी ट्रिनिटी में आ जाते हैं और एनिमल लवर ये आते हैं। शिव जी जो पुराने ट्रेडिशंस वाले हैं उनको एक तरह से एनिमल लवर में क्लासिफाई किया जा सकता है, पशुपति बोलते हैं इनको। बट ऋग्वेद जो है उसकी जस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो ट्रेडिशन आया, ऋग्वेदिक ट्रेडिशन, उसमें जो हमें शिव जी का डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है उसमें उनको कहीं भी एनिमल लवर नहीं बताया गया है। तो एक तरह से डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। या तो फिर ऐसा होगा कि हम गैस गलत कर रहे हैं, प्रोटो शिवा नहीं होंगे, या तो हो सकता है कुछ डिसकंटिन्यूटी ही देखने को मिल रही है जिसमें हो सकता है बिलीफ चेंज हुए उन लोगों के, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं। ओके, अब चैप्टर जो हमारा ये है फाइनली ख़त्म हो गया, है ना, कुछ इसमें अलग से बचा नहीं। अब इसके लिए इसमें जो बची हैं वो है डेटलाइंस, राइट। हाँ, एक चीज़ और इसमें याद रख लेना, क्योंकि जब ये सब डाउट आए कि ये प्रोटो शिवा सच में है कौन, तो बहुत हिस्टोरियंस ये बताने लगे कि हो सकता है कि ये शमन रहे हों। शमन उनको कहा जाता था उस टाइम पे, या फिर आज भी कहते हैं ऐसे कि शमन उनको कहते हैं कि जो जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं टू कनेक्ट विद द गॉड, कनेक्ट विद द गॉड, या फिर पर्सन्स ऑफ अनदर वर्ल्ड, एक तरह से गॉड की बात हो रही है। बहुत लोग कहते हैं कि शमन रहे होंगे, राइट। फिर चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब इस पर हमारा सिर्फ बचा डेटलाइन, वो डेटलाइन हम एक बार देख लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। सो डेटलाइन से इससे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं, और सिंपली क्वेश्चंस आएंगे टू अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी में डेटलाइन से। कभी डायरेक्टली डेट नहीं पूछता जब तक वो चैप्टर के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है। इसमें ये टाइम लाइन है अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी की, मेजर पीरियड्स इन अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी, है ना, जो मेजर पीरियड्स थे इंडियन आर्कियोलॉजी में। देखते हैं, सबसे पहले तो हमें मालूम है कि 2 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट जो पुरानी एजेस चल रही हैं, एक हो गई पैलेयोलिथिक एज, देन 80,000 पे आ गए मिडिल पैलेयोलिथिक, देन अपर पैलेयोलिथिक, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं ये। हाँ, इसमें ज़रूर अपर मिडिल लोअर याद रख लेना, सबसे पहले लोअर आता है, फिर मिडिल आता है, फिर अपर आता है, ठीक है। सो 2 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट देयर वाज लोअर पैलेयोलिथिक एज, देन 80,000 में मिडिल पैलेयोलिथिक, देन 35,000 में अपर पैलेयोलिथिक। उसके बाद आता है मेसोलिथिक, देन 10,000 ईयर पे नियोलिथिक,
यहाँ पे एग्रीकल्चरालिस्ट एंड पेस्टोरालिस्ट स्टार्ट होते हैं। देन 6000 पे आता है चैल्कोलिथिक। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले मेजोलिथिक आता है या पहले नियोलिथिक आता है। इसको सिंपली याद रख लो एमएनसी से, मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट। एम से हो गया मेजोलिथिक, एन से हो गया नियोलिथिक, सी से हो गया चैल्कोलिथिक। देन 2600 BCE से हमें मालूम है हरप्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि मेच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन है ना। स्टार्ट तो 6000 के आसपास ही हो गई है, बट जो मेच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम अराउंड 2600 BCE, जो कि 1900 BCE तक रहती है। देन 1000 BCE में हमें अर्ली आयरन रेवोल्यूशन आता है इन 1000 BCE, जो कि एक रीज़न है कि आगे चल के 400-500 सालों में 600 BCE से कह सकते हो तुम महाजनपद क्रिएट होते हैं और वेव ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आयरन रेवोल्यूशन के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर इजी हो गया, एग्रीकल्चर और बढ़ गया इससे। तो एग्रीकल्चर और बढ़ेगा तो पॉपुलेशन और बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी और बढ़ेगी, क्राफ्ट और बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, धीरे धीरे टाउन्स ग्रो होंगे वापस से, ठीक है। और मेगालिथिक बरियल्स क्या होते हैं? मेगालिथिक बरियल्स कुछ नहीं, साउथ इंडिया में होता क्या था, साउथ इंडिया में यहाँ पे जब भी कोई आदमी एक्सपायर हो या फिर किसी की डेथ हो जाती थी तो उनको एक तरह से जहाँ पे दफनाया करते थे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा दिया करते थे। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है जहाँ उन्हें दफनाया गया किसी को, अब इसके चारों ओर वो लोग पत्थर, बहुत से पत्थर लगा दिया करते थे, ऐसे 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 ऐसे। इन्हें कहते हैं मेगालिथिक बरियल्स। ठीक है ना। और ये वाला पीरियड होता है अर्ली हिस्टोरिक, जो अलेक्जेंडर कनिंगम समझ रहा था, इंडिया की हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसको हम आगे देख लेंगे इस पीरियड में क्या क्या होता था। देन मॉडर्न हिस्ट्री पे जो आर्कियोलॉजी चल रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तब के डेवलपमेंट्स हुए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले 1875 में, सॉरी इसको बदल लेता हूँ मैं, हाँ 1875 में अलेक्जेंडर कनिंगम हड़प्पन सील पे एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। हड़प्पन सील उनको दिया था कोई एक इंग्लिशमैन, जिसको ट्राई कर रहे थे फिट करने की इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। 1921 में दयाराम साहनी एक्सकवेशन शुरू करते हैं हड़प्पा में और इनको हड़प्पन सील देखने को मिलती है। 1 सेकेंड, हड़प्पन सील। और अगले ही साल 1922 में एक्सकवेशन मोहनजोदारो, जहाँ पे RD बनर्जी को सील देखने को मिलती है। 1944 में REM व्हीलर बनते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और 1946 में वो कह सकते हो हड़प्पा को एक्सकेवेट करना शुरू करते हैं अगेन विद यूजिंग स्किल्स ऑफ स्टेटियोग्राफी। 1955 में SR राव स्टार्ट करते हैं एक्सकेवेशन लोथल में। 1960 में बीबी लाल का नाम आगे भी आएगा, BK थापर कालीबंगन को एक्सकेवेट करते हैं, जो कि है अपना उससे क्या कहा, राजस्थान में। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि 1947 के बाद से जब पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन फोर्स्ड द इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट्स टू सर्च फॉर सम साइट्स इन इंडियन पार्ट इन इंडिया। तो उसके बाद से देखो 1955 में क्या हो रहा है। 1955 में SR राव एक्सकेवेट कर रहे हैं लोथल को, लोथल जो कि गुजरात में है। 1960 में बीबी लाल BK थापर, बीबी लाल उस समय एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन थे, वे एक्सकेवेट करते हैं कालीबंगन को। 1974 में MR मुगल बहावलपुर। 1980 में अ टीम ऑफ जर्मन एंड इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट्स बिगिन अ सरफेस एक्सप्लोरेशन एट मोहनजोदारो, है ना। हमने भी देखा था कि 1980 से there was a growing international interest in the Indus Valley civilization, ठीक है। जिसके बाद मॉडर्न हिस्टोरियंस, जो फॉरेन हिस्टोरियंस हो गए, बहुत से इंडियन हिस्टोरियंस साथ में मिलकर काम कर रहे थे इसके ऊपर। तो वही दिखा रहा है 1980 में एक जर्मन और इटालियन टीम मोहनजोदारो में सरफेस एक्सप्लोरेशन कर रही है। 1986 में एक अमेरिकन टीम आती है और एक्सकवेशन करती है हड़प्पा में।
1990 ये रिसेंटली RS बिष्ट करते हैं एक्सकेवेशन धोलावीरा में, जैसे मैंने बताया धोलावीरा भी रिसेंटली फाउंड साइट है। देन 1997 में अमरेंद्र नाथ स्टार्ट एक्सकेवेशन राखीगढ़ी, है ना, राखीगढ़ी जो कि शायद तक हरियाणा में है, वहाँ पे एक और एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ अमरेंद्र नाथ ने किए, है ना। ये सब ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है, तो 3 डेट्स ही नहीं है एनसीईआरटी में। नाउ 2013 में वसंत शिंदे बिगिंस आर्कोजेनेटिक रिसर्च एट राखीगढ़ी, तो ये नाम याद रख सकते हो चाहो तो, वसंत शिंदे। वैसे तो अभी तक पूछा नहीं गया क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में रिसेंटली ही ऐड हुआ है, ये जब हम लोग पढ़ते थे तब भी एडेड नहीं था, ठीक है, तो इसको चाहो तो याद रख लेना। सो ये डेट लाइन हो गई, इसमें कुछ है नहीं खास, जैसे बस इम्पॉर्टेंट डेट्स इतनी रहेंगी कि इसमें 1 सेकेंड, इसमें पूछ लेगा कि असार राव ने लोथल का एक्सकेवेशन कब स्टार्ट किया, उसको अरेंज करो, BV लाल बेके थापर, एमआर मुगल, एंड जनरली 4-5 चीज़ें पूछता है इससे, जो कि आई थिंक 1955 वाला पोर्शन हो गया, 1960, 1974, 1980 और 1986, ये 5 डेट सबसे ज़्यादा आती हैं, है ना, तो इनको याद रख लेना। सो ऑफिशियली चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे अगले चैप्टर स्टार्ट करने की, और मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा टाइम ना लेके 2 पार्ट में ही हिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगा, कि हिस्ट्री के चैप्टर क्या बड़े होते हैं, सो अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाने में टाइम लगता है थोड़ा, बट आई विल ट्राई कि 2 पार्ट में ही अब से चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली क्लास, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस की रहेगी, तब तक के लिए टेक केयर।